नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जालपा कलकत्ते में देवीदीन के पास पहुंच जाती है। अब आगे भाग 18। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ते की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहां से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहां तो वो छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वो जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती। ऐसे ही एक दिन शाम को खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की कतार नजर आई। कौतूहल हुआ कि इतनी मोटरें कहां जा रही हैं। गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थीं। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे, एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वो ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटर निकल जाएगी। वो फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवीदीन की आवाज भी सुनाई थी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक क्षण में वो आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रह कर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा दादा। देवीदीन ने सामने आकर कहा, अरे भैया आ गए, वो क्या मोटर जा रही है। यह कहता हुआ वो ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा क्या। देवीदीन, और क्या कहते बेटा, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी तो हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं। जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि ये कौन है। कुछ मालूम हुआ कि मुकदमा कब पेश होगा। कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाए तो बस काम बन जाए। देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा हो कि तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, दादा, क्या तुम्हें संदेह है कि वो अपना बयान बदलने पर राजी न होंगे। देवीदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोले, हाँ बहू, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वो बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वो कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल ये चाहती हूं कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। अरे, उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती मैं। अगर वो सचमुच डकैती में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वो अंत तक अपने साथियों का साथ रहें, और फिर जो भी सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं ये कभी न पसंद करती कि ये दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन ये मामला तो बिल्कुल झूठ है। अरे, मैं ये किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो अपने स्वयं के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला ना तो मैं अदालत में जाकर सारा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे फिर नतीजा कुछ भी हो। वो हमेशा के लिए मुझे त्याग दें, मेरी सूरत न देखे, वो मुझे मंजूर है। पर यह नहीं हो सकता
कि वो इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है दादा। देवी दीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। अब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहां से 9 बजे चले? हाँ बहू, मैं तैयार हूं। इधर वो रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीदीन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीने से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवट टहल के लिए चौकीदारों का एक दल है, सवारी के लिए मोटर है, भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है मानो वो खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं यहां क्या कर रहा हूं और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही न दिया जाता। रात को वो अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन को नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। इधर पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में ये बाहर न होके। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। अब पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वो किसी के साथ रू रियायत न करते थे। इसीलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां पे वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। हाँ तो भैया, इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यही कि जालपा भी काश यहां होती। जब तक वो पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलास इंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वो इस कल्पना में मग्न था कि मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वो जाकर जालपा को मना लेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वो नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और सुसंस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य भी रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर करने के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवीदीन वहां क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। ये तो कोई औरत है। मगर औरत कहां से आई? क्या देवीदीन ने वो कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? लेकिन ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। जब मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर होने लगा। रमा चौंक पड़ा। अरे, ये तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहां कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहां मालूम? कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? पक्का जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मिन्नत के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए जरा रुक जाइए।
मैं जरा देवीदीन से एक बात तो कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने कुछ तेज होकर कहा, अरे आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसिया कर कहा, अरे यार आप तो जानते हैं ना डिप्टी साहब कितनी जल्द आपे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा कि जालपा से कैसे मिलूं। वहां जालपा ही थी, इसमें अब उसे कोई शुभा न था। अब भला आंखों को कैसे धोखा देता। हृदय में एक ज्वाला से उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुध भी न रही। 15 मिनट तक वो कमरे के द्वार पर खड़ा रहा, कोई विचार न सूझा। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वो फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई ना तो एक एक से समझूंगा। तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसे शैतान की तरह सिर पर सवार है। मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है कि बकरी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, अरे कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दबाकर भागेगा, मगर यहां ऐसे डटे खड़ा है मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहा है। तभी एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तबे मंगवाए हैं। रमा ने झल्ला कर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहां कैसे आई? अकेले ही आई है या फिर कोई और साथ है? जालिम ने बुढ़े से 1 मिनट भी बात न करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करा लूंगा। ये सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी अगर यहां मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं है। कल इसे तय करूंगा। देवीदीन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। अरे कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहले वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। अरे पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया। मांस एक तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखते ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़ कर बोला, अरे क्या खाऊं इसमें, तुम्हारा सिर, थाली उठा ले जाओ। रसोइये ने डरते डरते कहा, हुजूर भला इतनी जल्द और चीजें कैसे बनाता है? अभी कुल 2 घंटे तो हुए हैं। अरे 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब तो फिर अब हुजूर से क्या कहूं? अरे बको मत, हुजूर समझिए। अरे मत बको डैम। रसोइये ने फिर कुछ न कहा। बोतल लाया और बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, अरे चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। अरे तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। उसे यही धुन सवार थी कि कैसे यहां से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है। शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसके प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी।
इसी ख्याल से वो रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा दी। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा कि वो अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो स्त्री उसी की ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई कि कोई मर्द ये वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वो ज्यों ज्यों पीछे हटता गया वो छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहां तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वो केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा वो छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने लपक कर वो लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था और कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुरहरियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ डाला और तब जाकर एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वो भीषण भार जिसने आज तक 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वो सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वो सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक ये सवार हुई कि अभी चलकर दारोगा से कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया कि बयान तो अब हो ही चुका है। जितना अपयश मिलना था सो तो मिल ही चुका है। अब भला उसके फल से क्यों हाथ धोऊं? मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालत में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अगर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो। यही ना होगा कि मुझे कोई जगह ना मिलेगी भला से। अरे इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी और फिर कुछ ना सही इतनी बड़ी बदनामी से तो बचूंगा। ये सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और ये मेरा कर ही क्या सकते हैं। अरे जब मेरा यहां रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लगाएंगे। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी, कालिख। अरे मुंह तक तो दिखाया ना जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा कि अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ साफ कह दूंगा कि इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दे और वहां सड़ा करूं मैं। अरे लूंगा इंस्पेक्टरी और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्त का परवाना आ जाना चाहिए। वो चला कि इसी वक्त दारोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी। मानो वो कोई देवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिया, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो कि अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहा है। वो अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ते से उतरा और कांटेदार फेंसिंग के पास आकर सोचने लगा कि भला उस पार कैसे जाऊं। शायद अभी जालपा बागीचे में ही हो, देवी दीन उसके साथ जरूर होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था, उसे फांद जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाल दिया, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता हुआ उस पार निकल गया।
सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता ना तो वो पीछे ना हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसे उसने ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था, शायद रखवाला खटिक खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी, लेकिन किसी की आहट न मिली। पर निराश होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा तो समझ गया कि जालपा चली गई। वो उन्हीं पैरों देवीदीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था। अरे बला से किसी को मालूम हो जाए कि बंगले से निकल आया हूं, पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कोई कैदी नहीं हूं, गुलामी नहीं लिखवाई है। आधी रात हो गई थी। देवीदीन भी आध घंटे पहले लौटा था और खाना खाने जा ही रहा था कि नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली और देवीदीन को डराना चाहता था। देवीदीन ने सशंक होकर पूछा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, अरे तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है, कपड़े क्या हुए? रमानाथ, वो तार से निकल रहा था ना तो सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। राम राम, अरे देह में कांटे तो नहीं चुभे? नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस 2-1 खरोच लग गई है। मैं बहुत बचा कर निकला है। बहू का पत्र मिल गया था ना? हाँ, उसी समय मिल गया था। क्या वो भी तुम्हारे साथ थी? अरे वो मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके संग था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा है तभी से जाने जाने की रट लगाए हुई थी। तुमने कोई पत्र लिखा था क्या? अरे नहीं, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वो आई तो मुझे तो आप ही आश्चर्य हुआ कि बिना जाने पूछे कैसे आ गए। बाद में उन्होंने बताया कि वो शतरंज वाला इनाम नक्शे वाला वो उन्हीं ने पराग से भेजा था और पुरस्कार भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गईं। जालपा की चतुराई ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहां भी उसकी हार हुई, वो भी इतनी बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के करीब जाकर कहा, अरे क्या करती है? बहू से कह दे कि एक व्यक्ति उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदीन ने फिर रमा का हाथ थाम लिया और बोला, चलो चलो, अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे ना, बिना वारंट के पकड़े गए लल्ला। इतनी सरलता से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया था, शर्म से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस डर से वो भागा था उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वो जालपा के समक्ष सीधी आंखें भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। देवीदीन ने पूछा, अरे क्यों ठहर गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, वो तुम चलो, मैं आता हूं। बुढ़िया ने ऊपर ही से पूछा, अरे पूछा था कौन आदमी है, कहां से आया है? देवीदीन ने विनोद किया, अरे कहता है मैं जो कुछ कहूंगा बहू से ही कहूंगा। कोई पत्र लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवीदीन ने एक पल के बाद पूछा, अरे कह दूं क्या लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, अरे कौन व्यक्ति है, पूछती तो हूं। अरे बहू कहता है बहुत दूर से आया हूं। है कहां? ये क्या खड़ा है? अच्छा बुलाओ तो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेंपता, कुछ भयभीत जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवीदीन वहां नहीं होता तो वो 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, जिस्म में कभी इतनी चपलता न थी, गाल कभी इतने धमके न थे, दिल में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई।
वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात होती है, जो कि बातों में ही कट जाती है। रमा और जालपा दोनों को ही अपने 6 महीने की कहानी कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। जालपा ने अपनी कहानी में कष्टों की चर्चा तक न आनी थी। वो डरती थी कि इन्हें दुख होगा, मगर रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वो क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, वो पूरी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वो अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ महसूस हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूर्ण कर दिया। शतरंज वाली बात को वो खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, मगर वहां भी जालपा ही ने नीचे दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके अलावा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों को राई का पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने सारी आफतें झेली, मगर हम एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते? अरे हमसे रिश्ता ही क्या था? मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा। मुझ पर जो कुछ गुजरती थी सो दिल ही जानता है, मगर फिर लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्यों लिखने बैठता? और फिर क्या लिखता? मैंने तो सोच लिया था कि अब जब तक खूब धन न कमा लूंगा एक शब्द भी न लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में तेज भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्रिय होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो अथवा भीख मांगो, बस किसी उपाय से रुपए लाओ। ने हमारे स्वभाव को कितना सही समझा है। वाह, अरे गोसाई जी भी तो कह गए हैं, सारथ लायक करही सब प्रीति। रमा ने झेंपते हुए कहा, नहीं प्रिय, ये बात नहीं थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा भय तुम्ही से लगता था। सोचता था कि तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे हृदय में यह भाव था कि रुपए की थैली दिखाकर तुम्हारे दिल को कुछ आराम तो कर दूंगा, कुछ नरम तो कर लूंगा। जालपा ने व्यथित स्वर में कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितना नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभी समझते हो। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। यदि मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आता। अरे जो पुरुष 30-40 रुपए महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री यदि 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नियत रखे, तो वो अपनी तथा उसकी तबाही का सामान तैयार कर रही है। यदि तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक दफा जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न कूदूंगी। इन दिनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के आखिरी समय तक करूंगी। ये मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया है, या फिर गहने कपड़े से मैं ऊब गई हूँ, या फिर सैर तमाशे से मुझे नफरत हो गई। ये सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। यदि तुम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो करना, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को पतित करके 1 लाख भी लाओगे तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस समय मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी समय दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के धोखे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब तुम्हारा पत्र मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहकर मुकर जाने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही होगा, मगर कैसे?
मुश्किल क्या है? जब तुम्हें पता चल ही गया है कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाएगी तो फिर किस बात का भय? डर ना हो, लेकिन शर्म भी तो कोई चीज है। अरे जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, ये तो मुझसे ना होगा। पर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का साहस नहीं है। जालपा ने कोई उत्तर न दिया। वो सोच रही थी कि आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और फिर कुछ मेरी ही गवाही पर तो पूरा फैसला नहीं है ना। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा कर लेगी। अपराधियों की जान तो किसी प्रकार नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, अरे कैसी लज्जा की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो संसार में वो सिर पर ले सकती हूं, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, अरे तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहां मजदूरी करूं? जालपा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन यदि कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वो खून से तर रोटियां खाने से ज्यादा बेहतर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा तुम मुझे जितना गिरा हुआ समझ रही हो मैं उतना नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन फिर परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया है। मुझ में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है, और ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूं। अरे संसार में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। तुम भला मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हो जहां पहुंचने की ताकत मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, अरे जिस आदमी में हत्या करने की ताकत हो उसमें हत्या न करने की ताकत का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की ताकत ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें केवल बयान बदलना है, फिर और सारी बातें आप ही आप हो जाएंगी। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, और यदि तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहां से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिख लगाकर यहां से निकल जाऊंगी, और फिर तुम्हें कष्ट देने ना होगी कभी। तुम यहां आनंद से रहना। मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके पाल लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये कमजोरी हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूं ये हमारा खात्मा करके छोड़ेगी, मैं कह देती हूं। रमा के हृदय पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, जालपा चाहता तो मैं भी हूं कि किसी प्रकार इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं भी चलूं, यही ठीक होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट से पूरा वृत्तांत साफ साफ कह सुनाऊंगी। रमा का सारा पशुपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वो नहीं कराना चाहता कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, नहीं, तुम्हारे चलने की आवश्यकता नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे अथवा नहीं? रमा ने जैसे कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं ना, बदल दूंगा। मेरे कहने से अथवा अपने दिल से? अरे तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे स्वयं ही ऐसी बातों से घृणा है भाई। सिर्फ जरा सी हिचक थी जो तुमने निकाल दी। इसके बाद अन्य बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं, रुपए अदा कैसे हुए, और लोगों को गबन की खबर हुई अथवा घर में ही दबकर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया, दोनों कुछ पढ़ रहे हैं अथवा उसी तरह आवारा फिरा करते हैं। अंत में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लेंगे और मजे से खेती बाड़ी करेंगे। रमा ने कहा, अरे तो फिर उससे तो कहीं बढ़िया है कि यहीं चाय की दुकान खोले। इस पर दोनों में बहुत बहस हुई। अंत में रमा को हार माननी पड़ी। अब यहां रहकर वो न घर की देखभाल कर सकता था, न भाइयों को शिक्षा दे सकता था, तथा न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर में घर वालों के लिए भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले पर जा पहुंचा।
किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दारोगा के पास पहुंचा। तैयारियां चढ़ी हुई थी। दारोगा ने पूछा, अरे खैरियत तो है, नौकरों ने कोई उद्दंडता तो नहीं की ना भाई? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने उद्दंडता की है। आपके मातहतों, अफसरों और सबने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। दारोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, अरे अरे, अरे आखिर बात क्या हुई, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि मैं इस मामले में अब कोई गवाही न दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ चाल चली है और वारंट की धमकी देकर मुझे गवाही देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। अरे आप लोगों का धोखा था ये तो। मैं कोई पुलिस की तरफ से गवाही नहीं देना चाहता। मैं आज ही जज साहब से साफ साफ कह दूंगा। मैं क्यों भला बेगुनाहों का खून अपने सर लूं? दारोगा ने कुछ तेज होकर कहा, ऐसा है आपने स्वयं गबन तस्लीम किया है। रमानाथ, अरे वो मिजान की गलती थी, गबन न था। म्युनिसिपैलिटी ने मुझ पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया। ये आपको पता कैसे चला? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं बस गवाही न दूंगा। साफ साफ कह दूंगा कि पुलिस ने मुझे धोखा देकर गवाही दिलाई है। जिन तारीखों का वो वाकया है, उन तारीखों में इलाहाबाद था। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में मेरी हाजिरी पड़ी हुई है, जाकर चेक कर लीजिए। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की कोशिश करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने चकमा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करेंगे। खुफिया पुलिस में कोई नौकरी मिल जाएगी, चैन ही चैन होगा भैया। सरकार की नजरों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ जाएगा भाई, ये भी तो सोचो। इस तरह मारे मारे फिरते रहोगे, वरना शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वो भी बड़ी कठिनाई से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया तुम्हारा। बाली प्रकार कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए और यहाँ तो आप उल्टा नाराज होते हो। रमा पर इस प्रलोभन की कोई प्रतिक्रिया न हुई। बोला, अरे मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस प्रकार की तरक्की नहीं चाहता। ये आपको मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब तथा इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पूर्व ही से तैयार बैठे हैं भाई, बस इसी कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा जैसे मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूं। जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी नजरों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का चेहरा देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। ये कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब हैरान होकर बोले, अरे क्या बात है भाई, हलफ से कहता हूं आप कुछ गुस्सा मालूम होते हैं। रमानाथ, देखिए मैंने फैसला किया है कि आज अपनी गवाही बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी ओर देखकर कहा, अरे आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूं ऐसे अफसर बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। अरे भला आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। यदि किसी ने आपके मिजाज के विरुद्ध कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दूंगा, हलफ से कहता हूं। दारोगा, मैं अभी जाकर मालूम करता हूं साहब। रमानाथ, अरे आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं जरा से फायदे के लिए अपने दीन ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात न सूझी। दारोगा कोई दूसरा धोखा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही चिंता में थे। रूखेपन से बोला, यह सही बात न होगी। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो सबसे ठीक यही बात है। डिप्टी, नहीं, आपके लिए इससे बुरी कोई दूसरी बात नहीं होगी। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, कह देता है। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया।
यदि तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम ऐसा चला जाएगा ऐसे। और फिर कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, जैसे कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से पूर्ण शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। ये सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी ये रूप धारण कर लेंगे। पर वो इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, तो क्या आप मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा। अरे हाँ, जबरन दिलवाएगा। रमानाथ, ये तो बढ़िया दिल लगी है। डिप्टी, अरे तो तुम पुलिस को चकमा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह का बात कर रहा है। बस चला जाएगा 7 बरस के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना चेहरा नहीं रहेगा। रमा जेल से काफी डरता था। जेल जीवन के ख्याल से ही उसके रोए खड़े हो जाते थे। जेल ही के डर से तो उसने ये गवाही देना स्वीकार किया था। यही भय इस वक्त ही से कातर करने लगा। डिप्टी भाव विभन का ज्ञाता था, सरलता से पता पा गया। बोला, अरे वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा तुम। धूल मिले हुए आटे की रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्ते की सब्जी और अरहर की दाल का पानी खाने को पाएगा तुम। काल कोठरी का 4 माह भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली बकेगा, जूतों से पीटेगा। अरे तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। ऐसा लगता था कि प्रति क्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी कमजोरी पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जे। अरे मर ही तो जाऊंगा, फिर कम से कम आप लोगों से तो मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहां तक मुझे बर्बाद करने पर आमादा है तो मैं भी मरने को तैयार हूं। जो कुछ होना होगा होगा। उसका हृदय दुर्बलता की उस दशा में पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने यह अवसर ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोला, अरे हलफ से कहता हूं, आप लोग इंसान को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रौब जमाने। अरे इस प्रकार गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होता होगा भाई। ये कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत की बात है वो पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ऐसा करिए, आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूं। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ आइए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाओ। रमा ने रूठे हुए बालक की भांति हाथ छुड़ाकर कहा, ऐसा है, मुझे तंग न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन भाई। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ा, बड़े कठोर स्वर में बोला, जैसे कि रमा से कभी परिचय ही नहीं है। अरे साहब, यूं हम बाबू साहब के साथ हर प्रकार का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वो हमारा विरुद्ध गवाही देगा, हमारा जड़ खो देगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। इसी समय सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।